नेटफ्लिक्स का नाम तो आप सबने सुना होगा। इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर स्क्विड गेम्स और स्ट्रेंजर्स थिंग्स जैसे शोज भी देखे होंगे। ये कोई छोटे मोटे शोज नहीं थे, इनका बजट करोड़ों में था। जिस बजट में एक हॉलीवुड की फिल्म बन जाए, उस बजट में ये शोज बनाए गए थे। नेटफ्लिक्स पर शोज देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन के अलग अलग प्लान्स उपलब्ध हैं। अब इस प्रीमियम प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। नेटफ्लिक्स 3 अगस्त से अमेरिका और कनाडा जैसे कुछ चुनिंदा बाजारों में बड़ा बदलाव कर रहा है। वहाँ बज़फीड, वैरायटी और टेस्टमेट जैसे डिजिटल पब्लिशर्स के वीडियो नेटफ्लिक्स पर दिखाए जाएंगे। ये वही वीडियोस हैं जिन्हें लोग अब तक यूट्यूब पर फ्री में देखते आए हैं। भारत में भी समय रैना के शो के साथ ये चेंज देखने को मिला। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का सुपरहिट शो इंडियाज गॉट लेटेंट, जो पहले यूट्यूब पर आता था, उसे अब नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया जाता है। ये वही शो है जिसे लाखों लोग यूट्यूब पर देखते आए हैं। इस पूरे बदलाव के लिए नेटफ्लिक्स ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए हैं। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट मार्केट का बहुत बड़ा दांव है। यही कुछ सवाल खड़े होते हैं। आखिर दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी स्ट्रीमिंग सर्विस को अचानक यूट्यूबर्स की जरूरत क्यों पड़ गई? वो नेटफ्लिक्स जो सिनेमैटिक परफेक्शन और शानदार सिनेमा बेचता था, 15 से 20 मिनट के व्लॉग्स और स्टैंड अप कॉमेडी के पीछे क्यों भाग रहा है? मुफ्त में मिलने वाले छोटे वीडियो के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? क्या नेटफ्लिक्स को अपनी व्यूअरशिप कम होने का डर लग रहा है, या फिर पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही है? क्या बड़े बजट की वेब सीरीज का जादू अब फीका पड़ने लगा है? क्या अब यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के बीच की लकीर हमेशा के लिए मिटने वाली है? नेटफ्लिक्स ने ये कदम क्यों उठाया? इससे आपके चहेते क्रिएटर्स कितनी कमाई करने वाले हैं और इससे आपको क्या फायदा होगा? अनकही के इस एपिसोड में आज इसी पर बात होगी। जून 2026 तक भारत में करीब 60 करोड़ लोग OTT प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इनमें से लगभग 15 करोड़ लोगों ने पैसे देकर सब्सक्रिप्शन ले रखा है। भारतीय बाजार में 30 करोड़ पेड सब्सक्राइबर्स के साथ जियो हॉटस्टार सबसे आगे है। इसके बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो का नंबर आता है, जिसके पास करीब 2 करोड़ 80 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं नेटफ्लिक्स के पास करीब 1 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन कहानी नंबरों से बहुत आगे निकल चुकी है। सालों तक मनोरंजन कंपनियों को लगता था कि जिसने ज्यादा सब्सक्राइबर्स जोड़ लिए वही बाजार का असली किंग है। लेकिन अब ये पुराना फॉर्मूला बदल गया है। आजकल कंपनियां इस बात से परेशान हैं कि दर्शक टिक नहीं रहे हैं। आपने भी शायद ऐसा किया होगा। कोई खास शो या वेब सीरीज देखने के लिए कभी ना कभी सब्सक्रिप्शन लिया होगा। जैसे ही वो शो खत्म हुआ, आपने अगला महीना शुरू होने से पहले ही अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया। मतलब दर्शक अब बंद कर नहीं रहना चाहता, वो नई कहानी खोजता है और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। इस आदत ने बड़ी कंपनियों की नींद उड़ा दी है। यहीं से जन्म होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया के नए सिद्धांत का, जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब है जो स्क्रीन आपका ध्यान ज्यादा देर तक खींच पाएगी, वही एडवर्टीजमेंट्स और ब्रांड्स से असली कमाई करेगी। नेल्सन और डिजिटल आई जैसी रिसर्च कंपनियों ने ऐसा आंकड़ा सामने रखा है जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। आज दुनिया भर में लोग हर दिन औसतन 93.4 मिनट नेटफ्लिक्स पर बिताते हैं, लेकिन यूट्यूब पर वो 99.1 मिनट बिता रहे हैं। ये कुछ मिनटों का फासला देखने में बहुत छोटा लगता होगा, लेकिन जब आप इसे करोड़ों दर्शकों के बीच में देखेंगे ना, तो यही फासला विज्ञापनों और कमाई का पूरा खेल बदल देता है। अब सवाल है कि यूट्यूब ऐसा क्या कर रहा है जो दर्शक वहां ज्यादा वक्त बिता रहे हैं? नई दिल्ली के द मैटिक स्टूडियो के फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ वोहरा इस बदलाव को बहुत बारीकी से समझाते हैं। उनका कहना है कि दर्शक अब बहुत लंबे और भारी भरकम स्क्रिप्ट वाले शोज देखने से उबने लगे हैं। उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लगातार अपनी उंगलियां चलाने की आदत पड़ चुकी है। वीडियो बदलने से हर 3 से 4 सेकंड में इंसान के दिमाग को नया डोपामाइन हिट होता है। अगर कोई वीडियो शुरुआत के 3 सेकंड में आपकी दिलचस्पी नहीं जगा पाया, तो आपका अंगूठा फौरन अगली रील चला देता है। इसलिए आज लंबे शोज की जगह छोटे, सच्चे और आम जिंदगी से जुड़े वीडियोस दर्शकों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स को ये बात समझ आ गई कि दर्शक अब सिनेमाई बनावट से ज्यादा प्रामाणिकता देखना चाहता है। उसे ऐसी कहानियां चाहिए जो उसे अपने जैसी लगे, और लोगों की इसी पसंद ने भारत में यूट्यूबर्स का ऐसा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर दिया है जो अब बॉलीवुड सितारों को सीधा टक्कर दे रहा है। यूट्यूब अब सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो देखने की जगह नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत इंजन बन चुका है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की हालिया रिपोर्ट के आंकड़े बड़ी कहानी कहते हैं।
इसके मुताबिक YouTube के इकोसिस्टम ने भारत की जीडीपी में 16,000 करोड़ का योगदान दिया है। इसके साथ ही देश भर में 9,30,000 से ज्यादा फुल टाइम नौकरियां पैदा हुई हैं। ये नौकरियां किसी कारखाने या सरकारी दफ्तर की नहीं है। डिजिटल दुनिया में वीडियो एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, रिसर्चर और थंबनेल डिजाइनर के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल गए हैं। आज हर हाथ में मोबाइल है और हर छोटे शहर से कोई ना कोई क्रिएटर उभर रहा है। कंटेंट बनाना अब पक्का और बड़ा करियर बन चुका है। कमाई का ऐसा जरिया जिसके आंकड़े बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को हैरान कर रहे हैं। क्रिएटर्स की कमाई का गणित काफी हद तक उनके दर्शकों की संख्या और टॉपिक पर डिपेंडेंट है। कमाई के दो मेन सोर्सेज होते हैं। पहला YouTube एडसेंस, जो वीडियो पर चलने वाले विज्ञापनों से आता है। दूसरा रास्ता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, जहां कंपनियां सीधे क्रिएटर को पैसा देती हैं। अगर किसी छोटे क्रिएटर के 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो वो दोनों रास्तों से मिलाकर महीने का लगभग 40-45 से 50,000 रुपए तक आसानी से कमा लेता है। जैसे जैसे दर्शकों का दायरा बढ़ता है, कमाई भी बढ़ने लगती है। इसी तरह मीडियम लेवल के क्रिएटर्स जिनके 2 लाख तक सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी महीने की 2 लाख रुपए के पार कमाई पहुंच जाती है। बाजार का असली खेल टॉप क्रिएटर्स के हाथ में है, जिनके सब्सक्राइबर्स करोड़ों में हैं। उनकी महीने की कमाई कई लाख से शुरू होती है और करोड़ों तक जाती है। आज YouTube के कई सितारों की संपत्ति बॉलीवुड के एक्टर्स को कड़ी टक्कर दे रही है। टेक्निकल गुरुजी के नाम से मशहूर गौरव चौधरी की संपत्ति का अनुमान 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसी तरह भुवन बाम, इनकी संपत्ति 120 करोड़ रुपए के आसपास और कैरे बेनाटी की 50 से 60 करोड़ के आसपास की संपत्ति है। ये वो लड़के हैं जिन्होंने अपने कमरे में बैठकर साधारण कैमरे से शुरुआत की थी। आज उनके पास लग्जरी गाड़ियां, बड़े बड़े प्रोडक्शन सेटअप और करोड़ों की लॉयल फैन बेस है। इस चमचमाती दुनिया के पीछे कुछ ऐसे दर्द भी हैं जो अक्सर बाहर नहीं आते। शानदार कमाई पर कई तरह की छिपी हुई लागत भारी पड़ती है। जब किसी भारतीय क्रिएटर को विदेश से डॉलर में पेमेंट आती है तो उसे फॉरेक्स कन्वर्जन चार्ज चुकाने पड़ते हैं। पेपाल जैसी पेमेंट कंपनियां ट्रांजैक्शन फीस और कन्वर्जन चार्जेस वसूलती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए स्विफ्ट बैंक चार्जेस भी अलग से काटता है। नतीजा ये होता है कि क्रिएटर की कमाई का लगभग 7 से 8% हिस्सा सिर्फ इन फीस की भेंट चढ़ जाता है। इसके अलावा YouTube के एल्गोरिदम का कोई भरोसा नहीं होता। कभी वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है तो कभी चैनल अचानक से डाउन हो जाता है। आमदनी की अनिश्चितता हर क्रिएटर के मन में डर बनाए रखती है। नेटफ्लिक्स ने क्या किया? नेटफ्लिक्स ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा है। वो क्रिएटर्स को सीधे भारी भरकम रकम देते हैं और अनिश्चितता के दलदल से बाहर निकाल देते हैं। इससे क्या होता है? डॉलर कटने का और एल्गोरिदम के बदलने का डर खत्म हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये सारे क्रिएटर्स और उनके बड़े स्टूडियोज आ कहां से रहे हैं? सालों तक कैमरे के सामने आने का सपना देखने वालों के लिए सिर्फ मुंबई ही एक इकलौती मंजिल हुआ करती थी। मनोरंजन और चकाचौंध की दुनिया पर सिर्फ उसी शहर का राज था। लेकिन डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी के महाविस्फोट ने वो पुराना किला ढा दिया है। अब सितारा बनने के लिए माया नगरी जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। डिजिटल दुनिया का नया सिलिकॉन वैली दिल्ली NCR बन चुका है, खासकर उत्तर प्रदेश का नोएडा। लेकिन ये हुआ कैसे? कंटेंट प्रोडक्शन का केंद्र मुंबई से उठकर उत्तर भारत की तरफ कैसे शिफ्ट होने लगा? इसका सबसे बड़ा कारण है जमीन और बुनियादी ढांचे की लागत। मुंबई में काम करने की कीमत बहुत ज्यादा है। वहाँ छोटे स्टूडियो का किराया भी बजट बिगाड़ देता है। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ बड़े वेयर हाउसेज और हाईटेक सेटअप बनाना काफी किफायती साबित हो रहा है। नोएडा के सेक्टर 62 और सेक्टर 63 में डिजिटल एजेंसियां और मीडिया हाउसेज भरे हुए हैं। कोई भी क्रिएटर 50,000 से 1 लाख रुपए के मासिक खर्च में शानदार साउंड प्रूफ पॉडकास्ट या VFX स्टूडियो किराए पर ले सकता है। जो सुविधाएं मुंबई में करोड़ों का बजट मांगती हैं, वो यहाँ बहुत कम लागत में मिल जाती हैं। कम खर्चे की वजह से क्रिएटर्स को अपने कंटेंट पर ज्यादा पैसा और वक्त लगाने की आजादी मिल रही है। लागत के बाद दूसरा बहुत बड़ा कारण है यहाँ मौजूद टैलेंट और देसी भाषा का जादू। दिल्ली NCR में मास कम्युनिकेशन, टेक और एनिमेशन की पढ़ाई करने वाले युवाओं की भारी भीड़ है। ये युवा इंटरनेट की रग रग से वाकिफ है। साथ ही आज का दर्शक बनावटी और हाई-फाई भाषा से ऊब चुका है। उसे वही कहानियां पसंद आती हैं जो उसको अपने लहजे में कही हुई दिखाई देती हैं, जिनसे वो कनेक्ट कर पाता है। आज कोई भी ब्रांड सिर्फ पूरे भारत के लिए अंग्रेजी या शुद्ध हिंदी में विज्ञापन बनाकर खुश नहीं है।
कंपनियों को छोटे शहरों और कस्बों के ग्राहकों तक पहुंचना है और वहां तक पहुंचने का रास्ता इन रीजनल माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के पास है। उत्तर भारत के इस नए हब में हिंदी, हरियाणवी और पश्चिमी यूपी की खड़ी बोली में जमकर कंटेंट बन रहा है। ये कच्ची और असली भाषा सीधे तौर पर बड़े और व्यावसायिक रूप से मजबूत दर्शक वर्ग से जुड़ती है। टैलेंट को संभालने और निखारने के लिए नोएडा में कई एजेंसियां काम कर रही हैं, जो सिर्फ विज्ञापन नहीं बनाती बल्कि स्थानीय क्रिएटर्स को प्रोफेशनल एडिटिंग और ब्रांड डील भी दिलाती हैं। पहले कंपनियां अपने प्रमोशन के लिए किसी बड़े स्टार को 5 लाख रुपए आसानी से दे देती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करती। अब जमाना माइक्रो इन्फ्लुएंसर स्ट्रैटेजी का है। नोएडा की एजेंसियां ब्रांड्स को समझा चुकी हैं कि 5 लाख रुपए किसी बड़े चेहरे पर लुटाने से बेहतर है उस पैसे को समझदारी से बांटा जाए। अब सोचिए, आप उसी 5 लाख के बजट में 20 छोटे या नैनो इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हैं। हर क्रिएटर को लगभग 25,000 रुपए दिए जाते हैं। इन छोटे क्रिएटर्स के फॉलोअर्स भले ही लाखों में ना हो, लेकिन उनके दर्शक उन पर भरोसा करते हैं। जब वो 20 क्रिएटर्स अपनी भाषा और अंदाज में किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसका असर जो होता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आंकड़े बताते हैं कि इस नई रणनीति से ब्रांड्स को 4 गुना ज्यादा सेल्स, कन्वर्जन और एंगेजमेंट मिलता है। लोग किसी बड़े सेलिब्रिटी के विज्ञापन से ज्यादा अपने बीच के इन छोटे क्रिएटर्स की बातों पर यकीन करते हैं। कम लागत, देसी टैलेंट और भरोसेमंद दर्शकों के शानदार तालमेल ने नोएडा को कंटेंट का नया सरताज बना दिया है। क्रिएटर्स के पास मौजूद वफादार ऑडियंस की ताकत को दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने भांप लिया है। उसे समझ आ गया है कि भाई असली दर्शक अब कहां समय बिता रहा है। नेटफ्लिक्स ने इस लॉयल दर्शक वर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए मास्टर स्ट्रोक दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। आपने मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का नाम तो सुना ही होगा। उनके टैलेंट हंट शो इंडियाज गॉट लेटेंट ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। नेटफ्लिक्स ने क्या किया, उसने इसी शो के जरिए ऐसा दाव चला जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कान खड़े कर दिए। 20 जून 2026 को इस शो का दूसरा सीजन नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पर साथ में रिलीज किया गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब नेटफ्लिक्स ने अपना कोई शो किसी क्रिएटर के यूट्यूब चैनल पर फ्री में चलने दिया। जब व्यूअरशिप के नतीजे सामने आए तो आंकड़े किसी बड़ी वेब सीरीज से कई गुना ज्यादा थे। रिलीज होने के सिर्फ 4 दिन के अंदर इस एपिसोड ने YouTube पर 47 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 70 लाख के आसपास व्यूज बटोर लिए थे। वहीं नेटफ्लिक्स पर इस शो को 2.2 मिलियन यानी कि 22 लाख लोगों ने देखा। पहली नजर में नेटफ्लिक्स का आंकड़ा भले ही आपको छोटा लगे, लेकिन हकीकत यह है कि इतने से व्यूज के साथ ही ये शो नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 नॉन इंग्लिश शोज की लिस्ट में 7वें नंबर पर पहुंच गया। अब सबसे दिलचस्प सवाल, इस पार्टनरशिप से समय रैना की कितनी कमाई हुई? सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दावा किया गया है कि नेटफ्लिक्स ने समय को इस शो के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम दी है। इतना ही नहीं, इस शो के लिए अलग से ब्रांड प्रमोशन भी मिला। अनुमान है कि सिर्फ ब्रांड इंटीग्रेशन से शो ने 8 से 12 करोड़ की जबरदस्त कमाई की है। किसी भी इंडिपेंडेंट यूट्यूब क्रिएटर के लिए ये सफलता बड़े चमत्कार जैसी है। नेटफ्लिक्स इन क्रिएटर्स पर इसलिए मेहरबान हो रहा है क्योंकि उसका असली मकसद यूट्यूब की उस युवा ऑडियंस को हाईजैक करना है जो हर वीडियो पर अपना भरोसा जताती है। ये वो ऑडियंस है जो पारंपरिक वेब सीरीज के लंबे एपिसोड्स नहीं देखना चाहती। यही वजह है कि नेटफ्लिक्स अब अनस्क्रिप्टेड और लाइव ऑडियंस वाले फॉर्मेट पर करोड़ों लुटा रहा है। कपिल शर्मा का शो और फराह खान का लॉकअप भी इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इससे सिर्फ नेटफ्लिक्स का फायदा नहीं है। असली चांदी तो उन क्रिएटर्स की होने वाली है जिन्हें यूट्यूब का एल्गोरिदम हर दिन डराता है। जब नेटफ्लिक्स किसी क्रिएटर के साथ हाथ मिलाता है तो वो उसे पक्की रकम देता है। इसका मतलब है अब क्रिएटर को इस बात की चिंता नहीं करनी है कि उसका वीडियो चला या नहीं चला। उसकी कमाई पहले दिन से ही सुरक्षित हो चुकी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ क्रिएटर की इज्जत और ब्रांड वैल्यू में भी उछाल आता है। इसका असर स्पॉन्सरशिप पर दिखता है। जो ब्रांड पहले किसी क्रिएटर को वीडियो के लिए 4 से 5 लाख रुपए देता था, नेटफ्लिक्स पर आने के बाद वही क्रिएटर उसी ब्रांड से 15 से 20 लाख रुपए मांगने की सिचुएशन में आ जाता है। ये बदलाव सिर्फ व्यक्ति की तरक्की तक सीमित नहीं है। नेटफ्लिक्स के साथ जुड़ने से सोलो क्रिएटर्स अब पूरी मीडिया कंपनी या प्रोडक्शन हाउस में बदल रहे हैं। अब उनके पास बड़ी टीमें हैं। कैमरा पर्सन्स, एडिटर्स और राइटर्स के लिए हजारों नई वैकेंसीज निकल रही हैं।
नेटफ्लिक्स का नेक्स्ट जेन इंडिया राइटर प्रोग्राम भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है, जहां नए और युवा लेखकों को अपने आइडिया प्रोफेशनल सीरीज में बदलने का बड़ा मंच मिल रहा है। इस कदम से नेटफ्लिक्स और क्रिएटर्स का अपना अपना फायदा है, लेकिन हमारा क्या? आप भी सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या मिलेगा। नेटफ्लिक्स कौन सा मुफ्त है, वो भी तो हमसे पैसे लेता है, और अगर हम पैसे ही खर्च करें तो फिर YouTube प्रीमियम पर बिना ऐड के वीडियो देखे जा सकते हैं। फिर नेटफ्लिक्स ऐसा क्या अलग दे रहा है जो दर्शक वहां जाएं? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। असल में YouTube प्रीमियम में आप सिर्फ विज्ञापन हटाने की कीमत चुकाते हैं। वहां वीडियो कोई भी डाल सकता है। YouTube ऐसा खुला मैदान है जहां हर मिनट हजारों फालतू वीडियो भी आते हैं। दर्शक अक्सर अच्छे कंटेंट की तलाश में भटक जाता है, जबकि नेटफ्लिक्स चुना हुआ प्लेटफॉर्म है। वो आपके पसंदीदा क्रिएटर्स के सिर्फ सबसे बेहतरीन शोज को अपने मंच पर लाता है। YouTube पर अक्सर हम घंटों तक फालतू वीडियो स्क्रॉल करते रह जाते हैं। नेटफ्लिक्स दर्शकों को इंटरनेट के इस भंवर से बाहर निकाल रहा है। यहाँ आपको क्लिकबेट वाले झूठे थंबनेल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये नया सिस्टम वीडियो बनाने वालों और उसे देखने वालों दोनों की जरूरतें इसी जगह पर पूरी कर रहा है। अपने घर के कमरे में आम लोगों के बनाए वीडियो और करोड़ों के बजट वाले हॉलीवुड या बॉलीवुड सिनेमा के बीच की दीवार अब गिर चुकी है। आज कोई ये नहीं कह सकता कि सिनेमा घरों में लगने वाली फिल्म या वेब सीरीज ही असली कला है। कंटेंट बनाने की ताकत अब आम क्रिएटर्स के हाथ में आ गई है। बरसों से ग्लैमर और एंटरटेनमेंट पर राज करने वाला मुंबई का किला भी अब दरकने लगा है। दिल्ली एनसीआर के छोटे स्टूडियोज में काम करने वाले डिजिटल क्रिएटर्स ने खेल पलट दिया है। आने वाले समय में मनोरंजन की जंग इस बात पर नहीं होगी कि किस ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास कितनी ज्यादा फिल्में या सीरीज मौजूद हैं। भविष्य की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपके वक्त की है। जो कंपनी आपको हर दिन 15 मिनट से ज्यादा अपनी स्क्रीन से चिपकाए रख पाएगी, वही बाजार पर राज करेगी। वक्त चुराने की जंग में नेटफ्लिक्स ने अपना दांव यूट्यूबर्स पर खेल दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या दर्शक भी इस बदलाव को उतनी ही तेजी से अपनाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, नेटफ्लिक्स पर यूट्यूबर्स को देखना आपके लिए प्रीमियम अनुभव होगा या नहीं? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज देखने के लिए कड़क को सब्सक्राइब कीजिए।